इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दो चीजें होती है अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। अब इसके अंदर क्या होता है, दोनों को अपन फाई से लिखते हैं, दोनों को अपन फाई से ही लिखते हैं, पर यहाँ पे ई लगा देंगे, ई मतलब इलेक्ट्रिक आ जाएगा, और यहाँ पे बी लगा देंगे, बी मतलब मैग्नेटिक आ जाएगा। और अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई डॉट ए या ई डॉट डी एस लिख दो आप, आपकी सहूलियत के लिए ई डॉट डी एस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी डॉट डी एस होता है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इधर देखो अब, और अगर अपन इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो बी डी एस कॉस थीटा। तो फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, फाइव इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है कि जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स जो फ्लक्स है आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा कि वो कितने एरिया में जा रहा है, कितने एरिया में फैला हुआ है, और एंगल, इन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा कि वो एंगल कितना है। अगर अपन थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको। ठीक है, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएस एरिया है दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर तो एंगल 0 बनाएंगे, और cos 0 होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू 90 डिग्री लेते हो, मतलब अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, आपका एरिया इस डायरेक्शन में है उसका, है ना, जैसे ये एरिया है, मान लो कि इतना बड़ा एरिया है, इस डायरेक्शन इधर है, मान लो या बाहर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है आपका लंबवत, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो cos 90 0 होता है, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा ही नहीं, फ्लक्स पहुंच नहीं पाएगा वहां पे। यानी कि ये डिपेंड करेगा कि आपका एंगल कितना है। तो कोई आपसे पूछे, अगर प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट विल बी, मतलब डिपेंडेंसी ऑफ फ्लक्स, मतलब फ्लक्स का, फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, एक ही बात है। तो वो अगर मैग्नेटिक की बात करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, उसकी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, मतलब क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, और दोनों के बीच के कोण पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आप आगे देखो, इसको बात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एक लो है अपने पास, को बोलते हैं लेंज लो। एक लो है अपने पास लेंज लो, लेंज का नियम। ठीक है, बहुत प्यारा है, LENZ, लेंज लो, लेंज लो, है ना, हिंदी में बोलते हैं लेंज का नियम, लेंज लो। ठीक है, लेंज साइंटिस्ट का नाम है। अब इसने क्या कहा था, देखो देखो डेफिनेशन बोलता हूँ पहले मैं, जो बुक की डेफिनेशन है, उसके बाद अपन अपनी वाली डेफिनेशन मतलब अपने तरीके से पढ़ेंगे जो हमें समझ में आती है। तो ये कहता है कि, मतलब इसके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग ये कहता है कि ना, कि मतलब कि अगर अगर हम कोई कोयल ले ले, कोई कुंडली ले ले, इस तरीके से, ये लॉलीपॉप नहीं बना रहा मैं, कोई कोयल बना रहा हूँ, कुंडली बना रहा हूँ, ठीक है ना। कुंडली जानते हो तुम लोग, कोई वायर लगाते हैं अपन जिससे ना, कोयल बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने कोई कोयल ले ली इस तरह से। अब क्या है, ये दो पार्ट है, ऐसे ले लिए मैंने, ये अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ से अपन ने करंट दिया इसको इस जगह से, मतलब यहाँ कोई सोर्स लगा दिया अपन ने करंट का, यहाँ से अपन करंट दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, की बात की बात है। तो क्या कर रखा है अपन ने, ये डायरेक्शन बाद में बनेगी, पहले आप देखो कि अगर मैं इसके पास कोई मैग्नेट लेके आता हूँ, मैग्नेट मतलब चुंबक, है ना, अगर मैं इसके पास कोई मैग्नेट लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। पहले एक्सपेरिमेंट समझ लो आप क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ पे एन है, अगर एन को इसके पास लेके आता हूं मैं, किसको, इस एन पोल को, एन ध्रुव को इस मैग्नेट, इस कॉइल के पास लेके आता हूं अगर मैं, तो क्या होगा, एन की वजह से, अगर यहाँ पे एन है तो इसको पास लेके आने पर यहाँ पे एन पोल बनेगा। क्या कहा मैंने, अगर एन को लेकर आते हैं तो ये यहाँ पे एन बनेगा, मतलब कि ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा ये, ठीक है, एक तरीके से। और आपको पता है जब भी एन पोल बनता है ना, तो करंट कैसे फ्लो होता है, ऐसे, मैंने ट्रिक बताई तुम लोगों को, जब एन बनेगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, वामाव्रत, यानी कि ऐसे फ्लो होगा। इसलिए मैंने प्लस माइनस ऐसे बनाया करंट की डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आगे देखो, ठीक है। अब क्या किया मैंने, अब जैसे ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट को मैंने क्या करा, अब एन को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, अब एन को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये इसको दूर नहीं जाने देगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये जब एन को दूर लेके जाऊंगा तो ये एन को दूर नहीं जाने देगा, ये अट्रैक्ट करेगा। और एन को अट्रैक्ट कौन करता है, एस पोल। एन को कौन आकर्षित करेगा, एस पोल। और एस की डायरेक्शन कैसे होती है, इसको आगे बढ़ा दो आप ऐसे, यानी कि कैसे जाएगी, क्लॉकवाइज, यानी कि प्लस से माइनस, इस तरह से। तो ये इसका कहने का मतलब ये था कि जब किसी कोयल के पास, किसी कुंडली के पास किसी मैग्नेट को लिया जाता है, लेकर आया जाता है,
तो वो उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, वो उनको अपोज करेगी, उन रीजन को अपोज करेगी जिससे वो जनरेट हुआ है। मतलब इसका मतलब ये तो बुक की लैंग्वेज थी जो आपको एग्जाम में लिखनी थी, लेकिन समझना क्या है कि जब इसको एन लेके आया इसके पास, तो एन को आने भी नहीं देगी, एन को लेके जाऊंगा तो एन को जाने भी नहीं देगी, आने लेके आएंगे तो आने से पहले इसको प्रतिष्ठित करेंगे चक्कर में ये एन बना देगी, यहाँ पे इसको लेके जाऊंगा मैं तो ये इसको जाने भी नहीं देगी, एस बना के इसको रोकने की कोशिश करेगी, तो ये इनका विरोध कर रही है। मतलब कि अब इसके अपन पास लेके आ रहे हैं तो इसके अगेंस्ट होगी, नहीं मैं भी एन हूँ, आने नहीं देंगे, और जाने जाने की अपन कोशिश करें तो उसको जाने भी नहीं देगी, इसको अपोज कर रही है, मतलब इसका विरोध कर रही है कि जिससे इसकी उत्पत्ति हो रही है, जनरेट रहा है जिससे ये, मतलब तो इस तरह से ये लो काम करता है। ये लो किसी भी कॉइल के अंदर डायरेक्शन को दिखाता है कि अगर आप मैग्नेट लेके आते हो तो उसके अंदर एन बनेगा या एस बनेगा, मतलब डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो आप देखो कि हम बात करते हैं फेराडे लॉ, FARADAYS, फेराडेज लॉ, फेराडे का नियम। ठीक है, फेराडे के दो नियम थे, फेराडे ने दो लॉ दिए थे। ठीक है, अब वो दो लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ देखो इसका, फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली के विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। मतलब वो जो मैंने कहा था कि जब जब भी किसी कोयल से रिलेटेड, किसी कोयल से जुड़े हुए किसी फ्लक्स में चेंज आता है, अगर कोयल या कुंडली में फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। ठीक है, ठीक है, और ये विद्युत वाहक बल कुंडली में जब तक रहता है जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब जब जब भी आप मोशन कराओगे कुंडली का, मैंने कहा था जब जब भी आप कुंडली मूव कराओगे तब तक ये फ्लक्स में चेंज होता रहेगा और ईएमएफ उसमें बना रहेगा, और जैसे ही आपने मोशन कराना बंद कर दिया तो फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा और ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ कहता है। एक्सपेरिमेंटली ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है कि मतलब जब जब भी आप फ्लक्स में चेंज कराओगे तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहे। तो ये फ्लक्स को और ईएमएफ जनरेशन को बताता है। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा सेकंड लॉ की बात अगर अपन करें तो सेकंड लॉ क्या कहता है फेराडे का सेकंड लॉ कहता है कि जो फ्लक्स में चेंज हुआ है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स, ये फ्लक्स में जो चेंज हुआ है आपका डी फाई बाई डी टी, इसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फ्लक्स में जो चेंज हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में वो ईएमएफ जनरेट करता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। जो अपन ने फर्स्ट एक लॉ में कहा था वो अपन मैथमेटिकली लिख रहे हैं अब यहाँ पे, जब जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स यानी कि फील्ड लाइंस है ना जो चेंज होगी उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? एक ईएमएफ बनेगा। ठीक है, लेकिन ये आएगा नेगेटिव में, किस फॉर्म में आएगा? ये नेगेटिव में आएगा ये। ठीक है, क्या किस में आएगा? ये नेगेटिव में आएगा ये। अब नेगेटिव में क्यों आएगा? इसका रीजन ये है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये उन कारणों का विरोध करता है जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि ये ओपोज कर रहा है उस चीज को। ठीक है ना, उसको ओपोज कर रहा है, ये ओपोजिट कर रहा है। मतलब कि अपन ने कहा ना एन लेके आएंगे तो एन बना रहा है, एस लेके आएंगे तो एस कर रहा है, मतलब ये उल्टा काम कर रहा है हमेशा। तो ओपोज कर रहा है यानी कि उसके विपरीत काम कर रहा है ये, यानी कि अभी जनरेशन हो रही है उसका, उसको ओपोज मतलब उसको ओपोजिट डायरेक्शन में लेके आने का प्रयास कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो ये माइनस साइन दिखाता है कि ये उन कारणों का विरोध कर रहा है जिससे इसकी उत्पत्ति हो रही है, मतलब कि जिससे जनरेट हो रहा है उसको ये ओपोज करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें कुंडली में कितने फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या अगर एन है तो यहाँ पे अपन एन लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? फर्स्ट फेराडे का लो कि E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ये फेराडे लो कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है? V अपॉन आर के। I इज इक्वल टू V अपॉन आर के इक्वल होता है, और जो V आपका वोल्टेज है और ये एक तरह का ईएमएफ कहलाता है। ये एक तरह का आपका ईएमएफ कहलाता है। वोल्टेज की यूनिट और ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है, वो एक ही होता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है आई की वैल्यू E अपॉन आर है, मैंने इसको बोर्ड में लिया है, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ उसको, इसलिए मैंने इसको बोर्ड लगा के लिखा है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे अपन। और E की वैल्यू कितनी है अपने पास? एन डी फाइव बाई डी टी, तो मैं पुट कर दूं यहाँ पे एन डी फाइव बाई डी टी और अपॉन में आ जाएगा आर। तो ये कहलाएगी इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा, यानी कि जब अपन ने करंट फ्लो किया फ्लक्स से, उसके अंदर मतलब फ्लक्स जो जनरेट हुआ, फ्लक्स मतलब फ्लक्स में चेंज हुआ, तो कितना करंट फ्लो हो रहा था उस कुंडली के अंदर, उस कुंडली में कितनी धारा जनरेट हो रही थी, उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। क्या कहेंगे उसको? प्रेरित धारा। और उसका वैल्यू होता है एन अपॉन आर डी फाइव बाय डी टी।
n/r/d∅/dt। ये तो पहला। अब आपसे पूछिए इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, इंड्यूस्ड चार्ज प्रेरित आवेश कितना होगा उसके अंदर। तो प्रेरित आवेश की अगर अपन बात करें तो प्रेरित आवेश निकालने के लिए आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है I = dq/dt, I = dq/dt। तो यहां से dq कितना जाएगा I × dt, यहां कितना जाएगा I × dt। और I का वैल्यू आपके पास ये रहा, I का वैल्यू आपके पास ये रहा। आप I की वैल्यू यहां पुट कर दो तो n/r/d∅/dt × dt, d∅/dt × dt। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा dq = n/r/d∅। लेकिन ये स्मॉल चेंजेस के लिए था, हमें बड़ा चेंज दिखाना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका बड़ा चेंज दिखाने के लिए। तो आप इधर आ जाओ यहाँ से, तो dq का तो हो जाएगा q, dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q, n/r कांस्टेंट है तो n/r बाहर आ जाएगा और d∅ बचेगा अंदर, और d∅ का इंटीग्रेशन होता है 5, d∅ का इंटीग्रेशन होता है 5, और इसकी लिमिट आई है अपन ϕ1 से ϕ2 तक। जो चेंजेस आ रहा है वो ϕ1 से ϕ2 तक आ रहा है, तो अपन लिमिट लगा देंगे इसकी ϕ1 से ϕ2। तो आपका जो चार्ज का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा ये। अब आप चाहो तो लिमिट रख दो, यहाँ पे लिमिट क्या लगेंगे अपन ϕ2 - ϕ1, तो q बराबर क्या आ जाएगा n/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपके इंड्यूस्ड चार्ज प्रेरित आवेश का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है आपको कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज वो किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स। जब अब आपको पता है आपको करंट जनरेट करना है, करंट जनरेट करने के लिए आपको चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, तो करंट कहां से आएगा। ठीक है, अगर चार्ज नहीं है तो करंट कहां से आएगा, और अगर करंट नहीं आएगा तो अगर चार्ज नहीं आएगा तो चार्ज कब आएगा, जब आप फ्लक्स में परिवर्तन करोगे, आप फ्लक्स में चेंज करोगे। इसलिए अपन बोल रहे थे इतनी देर से कि फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट जनरेट होगा। वो किस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। फ्लक्स में चेंज हुआ तो चार्ज जनरेट हुआ, चार्ज है तो करंट है, करंट है तो ईएमएफ है। ठीक है, इस वजह से अपन क्या बोले, फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। बेसिक चीज क्या है कि फ्लक्स में चेंज होता है तभी आपका करंट जनरेट होता है।